प्यारे दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 यानी कि ऋतु निर्मिति को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा जो पहला वाला पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 1 वो कंप्लीट हो चुका है। जिसमें हमने क्या किया था, देखो ये जो आगे के टॉपिक्स थे उनको हमने कवर कर लिया था। आप लोगों को याद होगा, मैंने ये डायग्राम बना करके आप लोगों को समझाया था कि 21 मार्च को क्या होता है, विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरण है वो लंबवत पड़ती है। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, 23 सितंबर को क्या होता है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि दक्षिणायन क्या होता है, उत्तरायण क्या होता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। अभी आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, देखो ये भी हमने स्टडी कर लिया था, प्रकाश वृत्त क्या होता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता ही दी थी, है ना। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारे ये आगे वाले टॉपिक्स है ना प्यारे बच्चों, इनको हम जरा अच्छे से पूरा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण में मिल जाएंगे, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आइए अभी हम शुरू करते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण पढ़ना। सब लोग तैयार हो, आओ। देखो यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर अधिकाधिक झुका होता है, तब उस ध्रुव के गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशों पर सूर्य की किरणें लंबवत रूप पड़ती हैं। ठीक है, लंबवत रूप से पड़ती हैं। ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर अर्थात इन संपात दिनों को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती हैं। अब ये सब कुछ है क्या, है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे और थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा ये जो डायग्राम दिया गया उसकी मदद से समझा दूंगी। डोंट वरी, चिंता मत करो। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है कि इसके बाद विषुवत रेखा से कर्क रेखा अथवा विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य की किरणें लंब रूप पड़ने की प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है। देखो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो उसमें क्या बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि होता क्या है, जैसे अभी देखो 21 मार्च को जो सूर्य की किरण है वो पड़ रही है हमारे विषुवत रेखा के ऊपर लंब। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ये इसकी तरफ जाएगा, कहां पर, मकर कर्क रेखा की तरफ जाएगा, और 21 जून आते आते कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरण है वो लंबवत पड़ेगी। ठीक है ना, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसे करके अब ये नीचे की, ऐसा मत सोचो कि ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं होता, ये कर्क रेखा से फिर वापस लौटता है, फिर ये विषुवत रेखा पर, फिर ये मकर रेखा पर, यानी ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो ऐसे ही चलता रहता है, कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, ऐसे करके ये चलता रहता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, और देखो एक और बात बताती हूँ, जैसे कि अब इस कंडीशन में होगा क्या, ओके, इस कंडीशन में क्या होगा कि सूर्य की तरफ पृथ्वी का जो कोई एक ध्रुव है, या तो दक्षिणी ध्रुव या फिर उत्तरी ध्रुव, झुका हुआ होता है। ठीक है, तो जब वो झुका हुआ होता है ना तो वहां पर जो हमारा 23.5 डिग्री वाला अक्षांश होता है ना, 23.5 डिग्री अक्षांश क्या होता है मैं आपको बताऊं, रुको, यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश बोला था ना। ठीक है, 23.5 डिग्री, ये देखो ये जो आप देख रहे हो ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है ना। तो जब भी ऐसे झुका हुआ होता है, जैसे 21 जून की मैं बात करूं, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, कर्क रेखा पर यानी कि 23.5 डिग्री के अक्षांश पर जो सूर्य की किरण है वो लंबवत पड़ती है। इधर आप देखो ये डायग्राम में आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, अभी ये 21 जून है, तो 21 जून के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है ना, देखो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है प्यारे बच्चों, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो जब 21 जून होता है तो उत्तरी ध्रुव ये सूर्य की तरफ, मान लो ये सूर्य की किरण, ठीक है, सूर्य की तरफ ये झुका हुआ होता है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा कर्क रेखा होगा, ध्यान रखो कर्क रेखा, ये है प्यारे बच्चों कर्क रेखा, क्योंकि 23.5 डिग्री पे क्या आएगा, कर्क रेखा ही तो आएगा ना 23.5 डिग्री अक्षांश पे। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो सूर्य की किरण देखो लंबवत पड़ रही है, लंबवत, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर करके गर्मी होगी, क्योंकि मकर रेखा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, याद रखना हाँ अच्छे से, मकर नहीं कर्क रेखा, सॉरी, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब देखो 22 दिसंबर को क्या होगा, यहाँ पर देखो 22 दिसंबर को क्या होता है, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव तो अभी सूर्य से पीछे चला गया, लो भैया सूर्य से पीछे है, लेकिन जो आपका दक्षिणी ध्रुव है ना वो सूर्य के सामने होता है। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होगा कि जो भी ध्रुव इसके सामने होगा वहां पर, जैसे अभी दक्षिणी ध्रुव है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री होगा, ये जो मकर रेखा है ना ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर भयंकर गर्मी होगी, ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इधर पड़ रही है, यानी कि लंबवत पड़ रही है मकर रेखा के ऊपर, कब, 22 दिसंबर को। तो यही जो प्रोसेस है, ठीक है, ये हमेशा चलता ही रहता है, कभी उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आ जाएगा, कभी दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा, मतलब ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ऐसे ऐसे जिग जैग करके ये खेलता रहता है खेल। ठीक है, हाँ, तो वही यहाँ पे बताया गया है और बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ओके, समझ में आ गया, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है,
केवल 21 जून अथवा 22 दिसंबर को क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इन दोनों को अयन दिन कहते हैं। वो तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको हम कहते हैं अयन दिन, इसको हम कहेंगे अयन दिन, है ना। चलो भाई अब चलो थोड़ा यहाँ पे और भी एक्सप्लेनेशन दिए गए, इनको हम देखते हुए चलते हैं। देखो मैंने आपको सारी चीजें लगभग ये चैप्टर के अंदर जो भी था मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अब बस यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए, इनको हम देखते हुए चलते हैं, कहानी की तरह समझेंगे, डोंट वरी। और लास्ट में मैं आपको क्या करूंगी ना, देखो लास्ट में मैं ना आपको वापस से मतलब एक बार रिवाइज करवा दूंगी पूरा अच्छे से, जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चिंता वाली कोई बात नहीं, आप बस देखते रहो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्या दिया देखो, यहाँ देखो, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तक अथवा मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की किरणें किसी भी अक्षांश पर कभी भी लंबवत रूप में नहीं पड़ती हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो उत्तरी, हमारा ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। तो अब देखना ये हमारा कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तक यानी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक में जितने भी अक्षांश आएंगे, जैसे इधर भी तो अक्षांश आएंगे ना, इनके ऊपर जो सूर्य की किरण है वो कभी भी लंबवत नहीं होती। सूर्य की किरण देखो लंबवत कहाँ कहाँ पे होती है, तो ऐसे करके ये जिगजैग वाला प्रोसेस चलता रहता है, कर्क रेखा मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा, ऐसे करके चलता है। आप सोचो कि ये इधर भी पड़े इधर भी पड़े, तो ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। वो कर्क रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक ये उत्तरी गोलार्ध में, और फिर यहाँ पर देखो मकर रेखा से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है किसी भी अक्षांश पर लंबवत नहीं पड़ती है, ये तो हमें पता है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, फिर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ भाई, और यहाँ पे रात सबसे छोटी होती है। देखो जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य की किरण है पूरी लंबवत होती है। तो इस टाइम पे क्या होगा, 21 जून को ना, आओ इधर लिख लो, ठीक है, नोट करना बहुत जरूरी है। देखो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, याद रखना उत्तरी गोलार्ध की यहाँ पे बात चल रही है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा 21 जून को, तो जहां पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी वहां पे दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दिन है ना, दिन दिन ये होता है बड़ा, ठीक है, अर्थात रातें होती हैं छोटी, रात होती है छोटी, याद रहेगा। हाँ इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से कि 21 जून को बताओ क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये तो हो गया ना, फिर आगे देखो तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और उसी दिन मतलब एट द सेम टाइम, यानी अगर मैं 21 जून की बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में जैसे यहाँ पे अगर सबसे बड़ा दिन हो रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला 22 दिसंबर नहीं, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया है ना, जहाँ पे मतलब अपोजिट चलता है, अगर उधर बड़ा दिन हो रहा है, उत्तरी में बड़ा दिन हो रहा है, दक्षिणी में छोटा दिन होगा, अगर दक्षिणी में बड़ा दिन हो रहा है उत्तरी में छोटा होगा, ऐसे करके पूरा यहाँ पे प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसी दिन 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे, इसी दिन, ये तो मैंने पढ़ दिया ना, देखो इसी तरह 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लेते हैं। देखो 22 दिसंबर को क्या होगा, जो सूर्य की किरण है वो मकर रेखा के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में एकदम लंबवत पड़ेंगी, और लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और रातें छोटी होंगी। तो इधर आप लिखो, देखो ये हो गया ना। अब 22 दिसंबर की हम बात कर लेते हैं, 22 दिसंबर, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की बात चल रही है, ये भी याद रखो, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ना जो हमारा दिन है वो बड़ा होगा और रात होगी छोटी, और इसके विपरीत जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे दिन छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी, ठीक है। फिर देखो आगे क्या दिया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ बातें बताई गई हैं। आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के भाग में 24 घंटे अथवा उससे अधिक समय तक सूर्य दिखाई देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक तो आर्कटिक रेखा होती है, दूसरी अंटार्कटिक होती है। जैसे आर्कटिक रेखा कहाँ पर होती है, जैसे ये 23.5 पे है ना, तो 66.5 पे ऊपर आपका क्या था, आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक सर्कल इसको कहते हैं, ये आर्कटिक होगा, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है ना आर्कटिक, आर्कटिक लिखने का और भी तरीका है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक ये होता है 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री, ठीक है। नीचे भी एक होता है अंटार्कटिक, नीचे यहाँ पर होता है 66.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला था ना, यहाँ पर ये बोला था कि
जो आर्कटिक रेखा है ना, आर्कटिक रेखा मतलब ये वाली रेखा, तो इससे लेकर के उत्तरी ध्रुव तक कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक जो है ना वो यहाँ पे, जैसे नॉर्मली देखा जाए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 24 घंटे का दिन, मतलब क्या होता है कि 12-12 घंटे का ऐसे करके दिन और रात होते हैं ना, ऐसे हमने इसको इक्वली डिवाइड किया हुआ है बराबर। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये आर्कटिक सर्कल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्थान है ना, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पूरा के पूरा गर्मी ही रहे, मतलब गर्मी नहीं, पूरा के पूरा दिन ही रहे या फिर पूरा के पूरा रात ही रहे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। आप देखो तो सही, इधर देखो, हमारी पृथ्वी क्या है भाई, हाँ झुकी हुई है ना, है बगा ही, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, झुकी होने के कारण ये घूम रही है घूम रही है घूम रही है, तो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव जो है ना कभी कभी वो हमेशा पीछे ही रह जाता है, कभी कभी वो सामने, देखो जैसे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, अब समझना अच्छे से, देखो जैसे उत्तरी ध्रुव अभी सामने है ना किसके, सूर्य के, तो यहाँ पे दिन होगा, फिर ऐसे करके घूम रहा है हमारी पृथ्वी, फिर भी ये उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने है, तो जब तक ये सामने चलेगा पूरा जून से लेकर के पूरा ये सितंबर तक, यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में हमेशा क्या होगी, दिन ही होता रहेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पीछे चला गया, इधर भी उत्तरी ध्रुव पीछे है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक में जो उत्तरी ध्रुव वाला एरिया है वहां पे क्या होगी, रातें होंगी। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे कहते हैं कि जो हमारा ध्रुव है ना, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो इसी कारण से ऐसा सब हमें देखने के लिए मिलता है, तो वही यहाँ पर बोला गया था, और ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर तो 22 मार्च से 23 सितंबर तक अर्थात 6 महीनों तक आकाश में लगातार सूर्य दिखाई देता है। देखो बच्चों, उत्तरी ध्रुव में क्या होता है कि 22 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक लगातार आसमान में क्या दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा, यानी कि दिन रहता है, याद रखो। ठीक है, और इसके विपरीत क्या होगा कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक ऐसी ही स्थिति दक्षिणी ध्रुव में होती है। तो देखो उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, 22 मार्च से 23 सितंबर, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये देखो 22 मार्च से 23 सितंबर, कहाँ गया भाई, आजा आजा आजा, देखो ये क्या है, ये जून है ना, तो ये मार्च से लेकर के सितंबर तक, देखो अभी आपको बताती हूँ, ये मार्च से लेकर के पूरा सितंबर तक, यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है ना उधर पूरा सूर्य हमें दिखता ही रहता है, दिखता ही रहता है, पूरा 6 महीने का अवधि है, सोचो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे उजाला होगा, और इसके विपरीत अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, आओ मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। देखो इसके विपरीत क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, इसके विपरीत 23 सितंबर से, ये तो 22 मार्च से 23 सितंबर तो हो गया, फिर 23 सितंबर से 21 मार्च तक, वापस से मार्च में आ जाओ, ऐसी ही स्थिति हमें दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, ओके चलो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि ऐसी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक चलती रहती है। अब आप सोचेंगे अंटार्कटिक क्या है, तो ये जो मैंने बनाया था ना, ये आपका आर्कटिक होता है, दोनों नाम एक जैसे, कंफ्यूज मत हो ना, ये है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक रेखा से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो है यहाँ पर हमें लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर भी हमें ये सारी चीजें इधर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर इधर यहाँ पे और भी बातों पे हम चर्चा करेंगे, जैसे कि देखो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। अब इस दिन क्या होता है, विषुवत रेखा पर भी दिनमान और रात्रिमान एक समान ही होते हैं, यानी 12-12 घंटे के होते हैं। यानी इस समय क्या होगा, इस दिन विषुवत रेखा मतलब जो हमारा इक्वेटर है उसके पास वाले एरिया में दिनमान और रात्रिमान यानी दोनों के दोनों बराबर होंगे, दिन भी होगा 12 घंटे का, रात भी होगी कितने घंटे की, 12 घंटे की। सूर्य की किरणें अयन स्थिति संपात स्थिति का विचार करने पर हमने ऋतुओं का निर्धारण किया है। ठीक है, अ, आगे क्या है देखिएगा, विषुवत रेखीय प्रदेश में ऋतु परिवर्तन का बोध नहीं होता, यानी जो हमारा इक्वेटर वाला एरिया है ना, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये इसका विषुवत रेखा है। ठीक है, तो यहाँ का जो एरिया है ना, इसमें हमें ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो सराउंडिंग है ना, वो मॉडरेट ही बना रहता है, यानी लगभग सेम टू सेम रहता है, यहाँ पे हमें ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें हमें ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, परंतु दोनों गोलार्धों में दूसरे स्थानों पर विशिष्ट कालावधि में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल और शीतकाल होते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट देखा जाए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहां पे ऋतुएं जो है वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, संपूर्ण वर्ष में क्रमशः एक के बाद एक आते रहते हैं, कभी ग्रीष्मकाल शीतकाल ऐसे करके आती है ना, वर्षा ऋतु भी आती रहती है, संपूर्ण वर्ष में क्रमशः एक के बाद एक आते रहते हैं, फलस्वरूप ऋतु चक्र का निर्माण होता है। ठीक है, यही तो है हमारा प्यारे बच्चों ऋतु चक्र, कि एक बीता तो दूसरा आया, गर्मी के बाद क्या आता है बताओ,
ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, फिर बरसात के बाद ठंडी, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। यही है हमारी ऋतु चक्र, ठीक है। तो इसी का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर सामान्यतः 2 ऋतुएं होती हैं, शीतकाल और ग्रीष्मकाल। बारिश का भी सीजन होता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो 2, एक तो गर्मी, दूसरा ठंडी, ठीक है। फिर भी विश्व में कुछ स्थानों पर 4 ऋतुएं मानी जाती है। वैसे तो जनरली 2 ही होती है, ग्रीष्मकाल और शीतकाल, लेकिन कई स्थानों पर 4 ऋतुएं भी होती हैं, ठीक है। वातावरण में आने वाला बदलाव, हवा में स्थित वाष्प तथा हवाएं और वर्षा का भी ऋतुओं पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल से ऋतुओं पर ये सारी चीजें भी तो प्रभाव डालेंगी ना। कुछ अवधि तक लगातार होने वाली वर्षा शीतकाल और ग्रीष्मकाल को छोड़कर और भी कुछ ऋतुओं का समावेश करती है, ठीक है। जैसे देखो कुछ जगह ऐसे भी हैं, ओके, जहां पर शीतकाल और ग्रीष्मकाल को छोड़ के और भी ऋतुओं का इसमें समावेश होता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो कौन कौन सी ऋतुएं यहाँ पर हो सकती हैं। देखो जैसे कि अलग अलग भागों में ग्रीष्मकाल और शीतकाल होती है, ठीक है। जैसे भारत में देखो विशिष्ट वर्षा की भी अवधि होती है। भारत में देखो एक वर्षा काल भी आ जाता है ना। तो हमारे भारत में क्या क्या होता है, एक तो ग्रीष्म ऋतु होती है ना। देखो हमारा भारत में कैसा पूरा प्रोसेस चलता रहता है, बताओ मुझे। सबसे पहले अभी अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है भाई फरवरी का, ठीक है। यानी अभी ठंडी अब जा रही है, अब ठंडी जाने वाली है, अब धीरे धीरे करके गर्मी आएगी। ठंडी के बाद क्या आएगी, गर्मी आएगी। गर्मी के बाद बरसात, फिर से ठंडी, फिर गर्मी, फिर बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, ऐसे करके हमारा पूरा जो प्रोसेस है, ऋतु चक्र है, वो चलता रहता है। तो देखिएगा हमारे यहाँ पे ग्रीष्मकाल, शीतकाल और वर्षाकाल होते हैं, ठीक है। और मानसून की वापसी, ये सारी चीजें भी आपने पढ़ी होगी, है ना। इस प्रकार हमारे यहाँ पे 4 ऋतुएं मानी जाती है। मानसून की वापसी भी होती है, ठीक है। और ये जब जाते हैं ना तो ये बारिश करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में ग्रीष्मकाल कौन कौन सी ऋतुएं होती है। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऋतुएं होती है। तो ग्रीष्मकाल होता है शरद यानी कि ऑटम, ऑटम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर विंटर शीतकाल, और वसंत यानी स्प्रिंग सीजन। तो ये 4 ऋतुएं मानी जाती है यूरोप और उत्तर अमेरिका के क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पे वही बार बार सारी चीजें दोहराई गई थी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस मैंने आपको बोला ये डायग्राम आप समझ लेना, लास्ट में मैं आपको पूरा बना करके दे दूंगी। बोलो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। इसको आपने समझ लिया, आपका ये पूरा चैप्टर समझो कंप्लीट है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं, है ना। इसको भी पढ़ना चाहिए। ऋतु चक्र का सजीवों पर प्रभाव, यानी ये जो ऋतु चक्र होता है तो इसके कारण जो हमारे सजीव है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। देखो पृथ्वी का अक्ष झुका ना होता तो पृथ्वी पर सर्वत्र वही स्थिति संपूर्ण वर्ष भर बनी रहती, अर्थात ऋतुओं का निर्माण न हुआ होता, है ना। पहली बात तो ये है। देखो अगर हमारा पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो क्या होता कि पृथ्वी पर ये जो आप चेंजेस देख रहे हो, वर्षा काल, शीतकाल, है ना, ग्रीष्म काल, ऐसा कुछ हमें देखने के लिए नहीं मिलता। वर्ष भर वही स्थिति बनी रहती, गर्मी तो गर्मी, ठंडी तो ठंडी, ठीक है। तात्पर्य क्या है कि विभिन्न अक्षांशों पर एक ही प्रकार की जलवायु का वर्ष भर हम अनुभव करते हैं। कर्क रेखा पर अगर गर्मी है तो भाई पूरा साल गर्मी रहेगा। और ऐसे आप सोचो जैसे गर्मी का जब सीजन आता है भाई हम तो मतलब परेशान हो जाते हैं। आप सोचो कि गर्मी हमेशा पूरा सालों साल आप जब तक जी रहे हो तब तक पूरी धरती पे ये गर्मी ही बनी हुई है, तो कोई रह पाएगा नहीं, है ना। थोड़ी दिन गर्मी आती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। अब तो भाई एसी वसी का जमाना आ चुका है तो हम लोग एसी वाले रूम में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबके पास थोड़े ना एसी है, वो बेचारे तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया अगर ऐसा मान लो ना कहीं पे ठंडी पड़ रही है, ठंड में भी भाई हालत खराब हो जाती है ना। तो आप सोचोगे अगर पूरा ठंडी 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 रहे तो वहां पे थोड़ा सा जीवन जो है लोगों का मुश्किल हो सकता है। तो वही है कि तो अनुभव करना पड़ता है। परंतु पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण पृथ्वी के ऊपर ऋतुएं, विविधता और परिवर्तन जैसी बातें घटित होती रहती है। पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन का परिणाम जीव सृष्टि पर होता है ना। अगर ऋतु परिवर्तन होता है तो उसपे उसका प्रभाव हमारे ऊपर तो होता है ना, हम जीव ही तो है, जीव सृष्टि में ही तो आते हैं, पेड़ पौधे, एनिमल्स वगैरह ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। चलो अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, रुको मैं जरा सा उजाला करती हूँ। हाँ हो चुका है, चलिए ठीक है। तो कहां पर थे हम, यहाँ पर थे। पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन का परिणाम जीव सृष्टि पर होता है। जैसे दोनों गोलार्धों के 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बीच भाग में 6 महीने की कालावधि में पड़ने वाली सूर्य किरणों के फलस्वरूप जैव विविधता पाई जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि
0.5 यानी कि 66.5 डिग्री से 90 अंश तक अगर आप देखोगे, 90 डिग्री तक ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मैंने आपको बताया था 6 महीने के दिन 6 महीने की रात्रि ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो इसी कारण से वहां पे जैव विविधता हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो दक्षिण के अंटार्कटिक प्रदेश में, मतलब जो हमारा अंटार्कटिक वाला प्रदेश है, देखो ये वाला, ठीक है, दक्षिण का अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक है या आर्कटिक है, कंफ्यूज ना होना, मैंने बार बार बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से जीव हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो देखो ये पेंगुइन पक्षी, एक होता है पेंगुइन होता है, वो वहीं पे पाया जाता है। वॉलरस जो है वो भी, सील जैसे सजीव वहां पर पाए जाते हैं। और उत्तरी ध्रुव का जो प्रदेश है, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश, वहां पर रेनडियर, ध्रुवीय वृक्ष, ध्रुवीय शियार जैसे सजीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके कारण है, जो वहां पे परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, इसके कारण ही तो ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जैसा, देखो एक बात बताती हूँ, जैसा आपका क्लाइमेट रहेगा ना, जैसे आपका आपके आसपास का वातावरण रहेगा, वैसे ही जो इंसान है ना, वो इंसान या फिर कोई भी सजीव हो, तो वो अपने आप को उस प्रकार से ढाल लेता है, यानी कि अनुकूलन कर लेता है, ठीक है। जैसा वातावरण मिला, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सुनो, ऐसा होता है ना, अभी गर्मी गर्मी चल रही है, ठीक है, गर्मी गर्मी चल रही है, लेकिन अचानक से जब पहली बारिश होती है, पहली बारिश जब हमारे पृथ्वी पर, हमारे एरिया में होती है, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्यों? मौसम में चेंजेस के कारण। अभी तक हमारी आदत थी भाई गर्मी झेलने की, गर्मी झेलने की, लेकिन अचानक से क्या हुआ, दूसरा सीजन शुरू हो गया। तो जब ऐसे सीजन चेंजेस हो रहे हैं, तो हम बीमार हो रहे हैं ना, बीमार हो रहे हैं कि नहीं। पहले गर्मी थी तो हमारी बॉडी ने अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लिया था कि हमें गर्मी में रहना है, ठीक है, बराबर। लेकिन अचानक से क्या हुआ, चेंजेस, जब ऋतु परिवर्तन हुआ, तो हम बीमार पड़ गए। ऐसा होता है, आप देखे होंगे अपने आसपास, ठीक है। हमारे, मतलब मेरा तो हो ही जाता है, जब बारिश होती है, अगर बारिश में भीग जाऊंगी तो फिर मुझे बुखार वगैरह सब कुछ पकड़ लेता है। तो क्यों, अभी तक मेरे बॉडी को किसकी आदत पड़ी थी, गर्मी की आदत पड़ी थी, लेकिन जो ही थोड़ी सी बारिश हुई, तो उस टाइम पे हो गई मेरे को परेशानी, बुखार वगैरह सब कुछ पकड़ लेता है, ठीक है। तो वही है कि ये जैसा जहाँ का क्लाइमेट रहेगा, उस हिसाब से वहां के जैव जैव मतलब जीव लोग हैं, वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेंगे, और उस प्रकार के जीव वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे इस क्षेत्र में मानव ने भी यहाँ की प्राकृतिक स्थितियों के साथ समन्वय स्थापित कर लिया है। अगर वहां पे मानव रह रहे हैं, तो उसके साथ उन्होंने अनुकूलन कर लिया है, समन्वय स्थापित कर लिया है। चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम रह सकते हैं भाई। अगर गर्मी है तो ठीक है, हम झेल लेंगे, ठंडी है तो ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अतिशीत जलवायु में भोजन की आपूर्ति कम होने पर भोजन की खोज में और शीत से अपना संरक्षण करने हेतु असंख्य पशु पक्षी क्या करते हैं, अपना आवास बदलते हैं, ठीक है। यानी जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़े, तो अब मान लो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक है, तो अब जो वहाँ के जीव जंतु हैं, अब उनको खाना कहाँ से मिलेगा, इसके कारण क्या करते हैं, वो प्रवास करते हैं, मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए, कि जब ये सीजन आएगा, चलो अभी ये तो अभी ठंडी का मौसम है, तो चलो हम दूसरे जगह पे चलते हैं, वहां पे तब तक रहेंगे, फिर जब वापस से हमारे यहाँ का जो वातावरण है ठीक हो जाएगा, तो हम वापस से अपने जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये लोग प्रवास भी करते हैं, प्रवासी पक्षी। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, ऐसे होते हैं, ओके। जैसे हम भी स्थान बदलते हैं ना, पहले गांव में रहते थे, फिर अब शहर में आ गए, वैसे उन लोग का भी चलता है, ठीक है। फिर भी जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के साथ निश्चित सीमा तक अनुकूलन किया जा सकता है। वैसे तो पशु पक्षी क्या करते हैं, जीव वगैरह क्या करते हैं, अपना प्रवास आवास जो है वो स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, रहने का स्थान बदल लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक क्या किया जाता है, एक निश्चित सीमा तक हम ना वातावरण के साथ अनुकूलन कर सकते हैं, कि चलो भाई अभी ठंडी पड़ रही है ना, जैसे हम अनुकूलन करके रहते हैं कि नहीं रहते हैं ना। अभी मान लो गर्मी चल रही है, फिर बारिश आई, तो हम बारिश में थोड़े ना अपना जगह छोड़ करके चले जाते हैं, अपना घर भी छोड़ करके चले जाते हैं, क्या नहीं, यहीं पे रहते हैं। हम क्या करते हैं, बारिश के साथ फिर से समन्वय कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, और फिर बारिश में हमारे बॉडी को रहने की, मतलब हो जाती है, रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ओके। लेकिन यही अगर अति हो जाए, बहुत बारिश हो जाए, बहुत बारिश हो जाए, तब तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, भागना ही पड़ेगा यहाँ से। लेकिन थोड़ा बहुत हुआ तो उसके साथ हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे, फलस्वरूप सजीव निश्चित देश में ही अपने जीवन का अनुकूलन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ऋतु के अनुसार बर्फाच्छादन की सीमा उत्तर अथवा दक्षिण की ओर खिसकती है। उस अनुषंगिक रूप से पक्षी अथवा प्राणी स्थलांतर करते हैं। विशिष्ट समय में ही पेड़ों में फल लगते हैं। परिणामतः स्थानीय ऋतुओं अथवा मौसम के अनुसार ही कृषि के मौसम निश्चित हो जाते हैं। सही बात है भाई, है ना। आपने देखो, गांव, अगर जो भी गांव में रहते होंगे उनको पता होगा
कि हर फसल का ना एक सीजन होता है, ठीक है। गेहूं की फसल का सीजन होता है, जब थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ेगी ना तब जाके गेहूं क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। वैसे धान की खेती का भी क्या होता है, सीजन होता है। तो ऋतुओं के ऊपर जो फसल है ना वो भी डिपेंड करती है कि हमें क्या करना है। जैसे अगर मैं धान की बात करूँ, धान की खेती जनरली कब की जाती है, तो जब बारिश का मौसम आता है, ठीक है, खूब बारिश होती है, तब जाके धान क्या करते हैं, लोग जाकर के खेतों में धान रोपते हैं। क्यों? क्योंकि धान की खेती के लिए पानी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी गांव से होगा तो उसको पता होगा कि धान का बीज जो है ना वो आप कब लगा पाओगे, जब आपका पूरा खेत ना पानी से भरा हो, ठीक है। मुझे पता है, मैंने गांव में देखा है और मैंने लगाया भी है। जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही खेत में जाया करते थे, क्योंकि हमारे गांव में बहुत खेत है हमारा, ठीक है। वैसे तो अभी कई सालों से यहीं पर हूँ तो नहीं गई, लेकिन जब मैं गई थी ना तो वहां पे उसी टाइम पे गई थी, बारिश का टाइम तभी आ ही गया था। और खेतों में गेहूं गेहूं नहीं, धान लगा रहे थे, ठीक है। तो हम भी शौक के मारे जाते थे, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो भाई बस बाहर निकलने का मौका चाहिए, तो जाते थे और देखते थे कि पूरा खेत जब पानी से भरा रहता था ना, तभी जाके उसके अंदर आप गेहूं गेहूं नहीं सॉरी धान लगा सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होती है, जो फसलें हैं वो डिसाइड की जाती है और उनको लगाया, जैसे ठंडी के मौसम में जो भाजी वगैरह है ना, पालक वगैरह, वो गाँव में लगाया जाता है, ठीक है। और क्या लगाया जाता है आपको बताऊं, गाजर, मूली, ये सब ठंडी के मौसम में ही मोस्टली हमें देखने के लिए मिलता है, गोभी वगैरह, ठीक है, गोभी, पत्ता गोभी। तो ऐसे करके वही सारी यहाँ पे बातें बताई गई हैं। और गर्मी के मौसम के भी क्या होते हैं, कई सारे फसल होते हैं। जैसे गर्मियों में क्या लगाते हैं मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा गांव में रही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है, जितना रही हूँ ना मुझे उतना पता है कि गर्मियों में क्या लगाते हैं। कुछ तो लगाते हैं, मैं भूल गई हूँ। चलो आप बता देना कि गांव में गर्मी के सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है। जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये प्यारे बच्चों ये जो पाठ था हमारा, ये होता है समाप्त, ठीक है। देखो ऋतु निर्मिति यहाँ पे होता है समाप्त। अब जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लास्ट में पूरा इसका समरी बताऊंगी, तो चलिए बताती हूँ आप सभी लोगों को। क्या मैं ये मिटा दूं? आपकी आज्ञा हो तो मिटा दे। रुको मैं एक काम करती हूँ, इसका ना कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब तुम भागो यहाँ से, आओ एक बार हम जरा इसको अच्छे से समझ ले। ये डायग्राम हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो, हाँ। लो भाई, ये हमारी है विषुवत रेखा, ठीक है। ये है आपका मकर रेखा। इतने डिग्री के अक्षांश पे होता है, तो ये होता है 23.5 डिग्री के अक्षांश पे, ठीक है। और ये है आप सभी लोगों का कर्क रेखा। ये कितने डिग्री पे होता है प्यारे बच्चों? तो ये होता है हमारा 23.5 डिग्री के अक्षांश पे, ओके। फिर यहाँ पे आर्कटिक जो रेखा है वो भी बना लेते हैं। ये है प्यारे बच्चों आर्कटिक रेखा, रेखा या फिर इसको सर्कल कहते हैं, आर्कटिक गोला कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ पर अंटार्कटिक हो जाएगा ये, अंटार्कटिक रेखा। ये होता है 66.5 डिग्री पे, ये भी होता है 66.5 डिग्री पे, 66.5। ओके ओके, समझ में आ गया। फिर अब देखो सूर्य की किरण कहाँ कहाँ पे कैसे पड़ती है, मैं आपको बता देती हूँ। मान लो यहाँ पे 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को जो सूर्य की किरण है वो हमारे विषुवत रेखा पे पड़ती है, लंबवत पड़ती है। 21 मार्च को सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ रही है। और फिर उसके बाद जो सूर्य है वो ऐसे ऐसे करके चलना शुरू हो जाते हैं, और फाइनली 3 3 महीने का गैप होता है। फिर ये मार्च अप्रैल मई जून, जून को 21 जून को ये पहुंच जाते हैं कर्क रेखा के ऊपर, यानी 21 जून को कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरण है लंबवत पड़ती है। फिर अब यहाँ से ये वापस लौट रहे, आगे नहीं जाएंगे, यहीं से लौट गए और ये आए हमारे 23 सितंबर को, ठीक है। अब इस दिन क्या होता है, इस दिन सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है विषुवत रेखा पर, ठीक है। फिर ऐसे करके अब इन्होंने आगे बढ़ना चालू किया और ये आ गया हमारा 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को क्या होता है, यहाँ पर जो सूर्य की किरण है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है वो समझना। देखो जब ये 21 मार्च को, पहले इसको कहते क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों को हम ये कहते हैं, देखो इन दोनों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विषुव दिन कहते हैं। मैं इधर लिख दूं विषुव दिन,
ये कलर नहीं दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा भाई, हाँ ये ग्रीन दिखेगा, विषुव दिन कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ये वाला दिन और ये वाला दिन, इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अयन दिन, मतलब इंग्लिश में इसको सोलेस्टिस कहा जाता है। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे, अयन दिन कहेंगे, बराबर। ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती है, तो इस टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन और रात समान होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे ये दोनों के टाइम पे, आओ मैं इधर लिख देती हूँ, इस टाइम पे क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध मतलब दिन और रात ना बराबर होते हैं, देखो, डे एंड नाइट, डे विच इज इक्वल टू नाइट, दोनों के दोनों 12 घंटे होते हैं उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में, 12, ये भी 12, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखना। और फिर इस दिन क्या होता है, 21 जून को क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है, यहाँ पर ना बहुत बड़ा दिन होगा, ठीक है। डे कैसे होंगे, डे बड़ा होगा, बड़ा बड़ा बिग, और रात कैसी होगी प्यारे बच्चों, छोटी होगी, रात हो गई छोटी, ठीक है। और यहाँ पर देखो 22 दिसंबर को क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है ना वो बड़ा होगा, दिन बड़ा और रात छोटी, ठीक। और कुछ छूट तो नहीं रहा। और आप लोग जानते हैं कि ये जो ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है, ठीक है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, बराबर। और कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से, मतलब मुझे जितना भी याद है मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तो इसको एक बार अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। यही इस पूरे चैप्टर का समझो मूल है, ये पढ़ लिया ना, मतलब ये चैप्टर सोचो आप ना, इसके सवाल जो है वो परीक्षा में आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अच्छे से इसको कर लेना, बाकी सब चीजें तो मैंने आपको पढ़ाई दी है, कुछ भी छूट नहीं रहा है, बाकी इसके प्रश्न उत्तर वो भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, इसके प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। और कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, और अगर आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं प्यारे बच्चों तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, और हमारा जो ऐप है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो उस ऐप में आपको हर मतलब हर सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक मिलेगा, जैसे ये टेक्स्ट बुक मेरे सामने खुली हुई ये मिल जाएगा, फिर इसके साथ साथ उसके नोट्स भी उधर अपलोडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, सभी को नमस्ते।